हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। तो गाइस, हमने क्रिया शरीर में लास्ट टॉपिक हमने त्रिदोष को देखा था। वहां पर हमने दोषों की परिभाषा को देखा था, दोष के प्रकार को देखा था, दोष की इंपॉर्टेंस को देखा था। साथ ही में हमने ये टॉपिक भी कवर किया था कि प्रकृति निर्माण में दोषों की क्या भूमिका है। और साथ ही में हमने लास्ट लेक्चर में दोषों का रस से क्या संबंध है, दोषों का ऋतु से क्या संबंध है, दोषों का गुण से क्या संबंध है, यानी कि इन सब के बीच में हमने परस्पर संबंध भी देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वात दोष। ठीक है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है ना, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मान लो 10 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि वाद दोष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, वाद दोष के स्थान, वाद दोष के कर्म, वाद दोष के भेद बताते हुए अपान वायु के स्थान और कर्म बताइए, या प्राण वायु के स्थान और कर्म बताइए, या व्यान वायु के स्थान और कर्म बताइए, है ना। यानी कि आपसे पूरा चैप्टर पूछ सकता है एक प्रकार से, आप ऐसा बोल लो। इसकी निरुक्ति भी पूछ सकता है, व्युत्पत्ति भी पूछ सकता है, स्थान भी पूछ सकता है ना, इसके प्राकृत कर्म भी पूछ सकता है, इसके भेद भी, और भेदों को बताते हुए जैसे कि बात दो, उसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, 5 भेद है, तो उनमें से एक को उठा लेगा और उसके स्थान और कर्म बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मान लो 10 मार्क्स में आता है। तो अगर मान लो 5 मार्क्स में आता है तो 5 मार्क्स में आता है तो कुछ इस तरह से आपसे पूछ लेगा कि वाद दोष के स्थान और कर्म बताइए। वाद दोष के क्या बताइए आप, स्थान और कर्म बताइए, और कर्म बताइए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा अपान वायु के स्थान और कर्म बताइए, प्राण वायु के स्थान और कर्म बताइए। ठीक है, यानी कि वाद दोष के भेद बताते हुए प्राण वायु के स्थान और कर्म बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, और कभी कभी 15 मार्क्स का भी इस अकेले चैप्टर से पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि आज तो हम वात दोष पढ़ रहे हैं, इसका अगला चैप्टर जो है वो क्या है, पित्त दोष है। उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो क्या है, कफ दोष है। ठीक है, तो या तो वात से पूछ लेगा, या तो पित्त से पूछ लेगा, या तो कफ से पूछ लेगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने आपको वात में बताया ना, तो वैसा वैसा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, पित्त का भी आ सकता है और कफ का भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक जो थे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें से आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वात दोष। ठीक है, उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे पित्त दोष। ठीक, चलिए, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, वात दोष होता है, दूसरा आपका क्या होता है, पित्त दोष होता है ना, पित्त दोष होता है, और एक आपका क्या होता है, कफ दोष। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के क्या होते हैं, शारीरिक दोष होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों दोषों में से अगर मैं प्रधान दोष की बात करता हूं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दोष होता है वो आपका होता है वात दोष। यानी कि वात दोष जो होता है वो क्या होता है, तीनों दोषों में प्रधान होता है। ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसलिए बोला जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वात दोष एकमात्र ऐसा दोष है जो क्या करता है, जो गति करता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें मूवमेंट होती है। याद करिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा जब पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि वात दोष जो होता है एकमात्र ऐसा दोष होता है जिसमें क्या होती है, मूवमेंट होती है। अगर मैं पित्त और कफ की बात करता हूं तो ये दोनों गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, एक प्रकार से आप ऐसा बोल रहे, दोनों कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव होते हैं, और ये अपने खुद से, है ना, ये स्वयं से ये कर्म भी नहीं कर सकते हैं। अपने स्वयं से क्या कर सकते हैं, अपना जो फंक्शन है वो भी नहीं कर सकते हैं। साथ में आप धातु को भी ले लो इसमें, है ना, धातु को भी ले लो आप, साथ में आप मल को भी ले लो आप, साथ में आप यहाँ पर अग्नि को भी ले लो, है ना, जो कि शरीर के मूल है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, चाहे आप पित्त की बात कर लो, कफ की बात कर लो, धातु की बात कर लो, मल की बात कर लो, या अग्नि की बात कर लो, तो ये सब जो होते गति नहीं करते हैं। इनमें से वात ही दोष ऐसा दोष है जो क्या करता है, गति करता है, और इन सबको साथ में क्या करता है, गति करवाता है। अगर पित्त और कफ दोष गति कर रहे हैं, अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान में जा रहे हैं, तो अपने खुद से नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वात दोष की मदद से जा रहा है ना। और पित्त और कफ दोष जो होते हैं, इनके अपने जो भी कर्म होते हैं, तो अपने खुद से भी अपना कर्म नहीं कर सकते हैं,
वात दोष ही क्या करता है, पित्त को, कफ को, साथ में धातु मल इनको भी ले लीजिए, इन सबको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ना, इन सबको इनिशिएट करता है कि भाई आप लोग अपना काम करो। इसीलिए वात दोष को क्या बोला, प्रधान बोला। आचार्य चरक एक चीज और ये बोलते हैं कि वात दोष जो होता है इसे योगवाही बोला। आचार्य चरक ने वात दोष को क्या बोला, योगवाही बोला। योगवाही क्यों बोला, योगवाही इसलिए बोला क्योंकि वात दोष जो होता है, वात दोष जो होता है पित्त के साथ मिलकर, है ना, यानी कि पित्त के संपर्क में आता है तो पित्त के गुण और धर्म को धारण कर लेता है। कफ के संपर्क में आता है तो कफ के गुण और धर्म को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। जैसे कि पित्त जो होता है ना, जैसे कि मान लो पित्त जो है, ठीक है, तो पित्त का एक काम क्या होता है, उष्मा वाला, ठीक है। तो जैसे कि मान लो वात इसके संपर्क में आया, पित्त के संपर्क में आया, तो क्या करता है, पित्त की उष्मा को अपने अंदर ले लेता है और क्या करता है, दाह कर्म करता है, ठीक है। कफ के संपर्क में आता है तो कफ के शीत गुण को ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वात जो होता है, वात जो होता है पित्त के संपर्क में आने से और कफ के संपर्क में आने से इनके गुण और धर्मों का क्या करता है, धारण कर लेता है, साथ में अपने गुणों को भी मतलब परस्पर ऋण देता है, मतलब, ठीक है, मतलब अपने गुणों को बिना इफेक्ट किए वो क्या करता है, पित्त और कफ के गुणों को भी क्या कर लेता है, धारण कर लेता है अगर इनके संपर्क में आता है। तो इसीलिए आचार्य चरक ने से योगवाही बोला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वात दोष एकमात्र ऐसा दोष है जो क्या करता है, गति करता है, ठीक है। पित्त और कफ ये क्या करते हैं, अपने खुद से कर्म भी नहीं कर सकते हैं, ये गति भी नहीं करते हैं, और इनको कर्म अगर करना हो तो कौन स्टिमुलेट करता है, वो वात दोष स्टिमुलेट करता है, तभी ये अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वात दोष जो होता है क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है, ठीक है। वात दोष जो होता है क्या हो जाता है, प्रधान हो जाता है। तो इसीलिए वात दोष को भी देखिए आप, सबसे पहले हम पित्त कफ वात इसलिए पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, वात पित्त कफ पढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले हम वात को पहले पढ़ते हैं, फिर पित्त को, फिर कफ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो वात दोष जो होता है प्रधान है ना। इसका हम आगे भी आगे में अलग से मतलब इसका टॉपिक लेकर आया हूँ कि वात दोष को प्रधान क्यों कहा गया है, ठीक है। तो हम आगे इसके कई सारे और भी पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वात दोष जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और हमारे अंदर जैसे कि आप सभी को पता है कि आयुर्वेद में अगर मान लो किसी को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन दोषों का कारण होता है, ठीक है। तो या तो किसी को वातज विकार हो सकता है, या पित्तज विकार हो सकता है, या कफज विकार हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं तो किसके होते हैं, वो वात के रोग होते हैं। किसके रोग होते हैं, वो वात के रोग ही होते हैं, क्योंकि वात ही दोष एकमात्र ऐसा दोष है जो क्या करता है, गति करता है, साथ में इनकी क्या कराता है, गति कराता है। तो मैक्सिमम जो रोग होते हैं वो कौन से होते हैं, वातज विकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद पित्तज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कफज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ये कुछ कारण थे जिस कारण वात दोष को प्रधान माना गया, इसीलिए हमें वात दोष की क्या होना चाहिए, डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हैं, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई आगे और कहीं ना कहीं इस स्लाइड में आएगी, ठीक है। तो आज हम वात की व्युत्पत्ति को देखेंगे, वात की निरुक्ति को देखेंगे, इसके स्थान को देखेंगे, इसके कर्म को देखेंगे, और साथ ही में हम वात दोष के गुणों को देखेंगे, ठीक है। वात दोष होता है प्राकृत अवस्था में रहता है, तो ये नॉर्मल फंक्शन करता है, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ठीक है। होम्योस्टेसिस को किस प्रकार से मेंटेन करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वात दोष जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द टाइप ऑफ मूवमेंट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में जो मल बन रहा है तो उसको भी बाहर एक्सक्रीट करना, वो भी किसका कर्म होता है, वो वात दोष का ही कर्म होता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कराता है, और इस तरह से हमारी बॉडी में क्या करता है, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, ठीक है। तो जब ये प्राकृत अवस्था में रहता है तो हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी विकृत अवस्था हो जाती है तो हमारी बॉडी में फिर क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का क्या होता है, रोग होता है, ठीक है। तो उस रोग को अगर आपको शांत करना है ना, उस रोग को अगर आपको शांत करना है, यानी कि वात के प्रकोप से अगर आपको आपकी बॉडी में किसी न किसी प्रकार का रोग हो गया है और उस रोग को अगर आपको शांत करना है तो आपको वात की क्या होना चाहिए, डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसकी डिटेल नॉलेज पढ़ते हैं, है ना। पता होना चाहिए वात पित्त कफ, है ना। इसमें जितने भी श्लोक मैं स्लाइड में लेकर आया हूँ सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप सभी को सारे श्लोक याद होना चाहिए। मतलब आप एक आयुर्वेद के स्टूडेंट हो तो आपको वात पित्त कफ के श्लोक याद होना ही चाहिए, ठीक है।
क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको विथ श्लोक, मतलब बाकी सब में तो मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन बात विथ कब जो है, यहाँ से अगर मान लो क्वेश्चन आता है तो आपको विथ श्लोक उसका आंसर देना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम वात दोष की व्युत्पत्ति को देखते हैं कि वात दोष जो होती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया है ना। जब मैं आपको याद कीजिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताया था। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? षष्ठी उत्पत्ति क्रम। और वहां पर मैंने आपको एक चीज बोला था कि संसार की सारी चीजें किससे बनी हुई है? महाभूतों से बनी हुई है। वहां पर मैंने आपको विजुलाइज करके बताया था कि किस प्रकार से कौन से महाभूत से कौन से दोष की उत्पत्ति हुई है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वात दोष होता है, वात दोष जो होता है वायु और आकाश महाभूत से बनता है। किससे बनता है? वायु और आकाश महाभूत जो होते हैं ये दोनों मिलकर किसकी उत्पत्ति करते हैं? वात दोष की उत्पत्ति करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं वायव्य आकाश धातुभ्याम वायु, यानी कि वायु और आकाश महाभूत दोनों मिलकर क्या करते हैं? वात दोष की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी निरुक्ति की बात करते हैं। निरुक्ति का मतलब क्या होता है? निरुक्ति का मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं? एटाइमोलॉजिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटाइमोलॉजिकल, एटाइमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी वर्ड, एटाइमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी वर्ड, यानी कि जो भी वर्ड है तो उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम निरुक्ति कहते हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वात पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए आप यहाँ पर वा गति गंधनयो, यानी कि वा गति गंधनयो, ये क्या है? एक धातु है ना, ये क्या है? एक धातु है। इसमें अगर आप क्या करते हैं? इसमें अगर आप अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो इससे क्या होता है? वात दोष की व्युत्पत्ति होती है, जिसका मतलब क्या होता है? गति। गति का मतलब क्या हो ना? गति का मतलब मूवमेंट, यानी कि जो क्या करता है? गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वात कहते हैं। गंधनयो, गंधनयो का मतलब क्या जाएगा? गंधनयो का मतलब होता है इनिशिएशन। क्या बोल सकते हैं इसे अपन? इनिशिएशन बोल देते हैं। इनिशिएशन मतलब ये वात दोष होता है वो उत्साह का कारण होता है, वात दोष होता है वो सूचना का कारण होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हो रही है तो उसके लिए उन सारी एक्टिविटीज को कौन इनिशिएट करता है? तो वात दोष से इनिशिएट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? वात कहा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वा गति गंधनयो धातु में अगर आप क्या करेंगे? अक्त प्रत्यय लगाएंगे तो इससे क्या होता है? वात शब्द निष्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो शरीर में निरंतर क्या हो? गतिशील रहने वाला हो, यानी कि जो शरीर में क्या करता हो? मूवमेंट करता हो। ठीक है, साथ में जो ज्ञान प्रदान करने वाला हो, ज्ञान प्राप्ति का संचालन करने वाला हो, उत्साह और सूचना आदि का कारण हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वात कह देते हैं। ठीक है, तो वाग गति गंधनयो, वाग गति गंधनयो धातु में अगर आप क्या करेंगे? अक्त प्रत्यय लगाते हैं तो इससे क्या होता है? वात दोष की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, मतलब वात शब्द निष्पन्न हुआ ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, या वात शब्द की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब क्या होता है? जो निरंतर गतिशील रहता है, जो ज्ञान प्राप्ति का साधन हो। ज्ञान प्राप्ति का साधन इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि इसको आप कुछ एक एग्जांपल समझिए। जैसे कि ये क्या है? ये एक पेंसिल है ना, इसे मैं देख रहा हूँ। किससे देख रहा हूँ? अपने चक्षु इंद्रिय से देख रहा हूँ। आप सभी को पता है 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इन्हें ही आयुर्वेद में ज्ञान इंद्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं स्पर्श, स्किन हो गया है ना, आपकी आई हो गई, ईयर हो गए, टंग हो गई, दिस ऑल आर द सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो मैं इसको ये जो पेंसिल आपको दिखाई दे रही है इसको मैं किससे देख रहा हूँ? इसको मैं अपनी आंखों से, यानी कि आयुर्वेद ने बोले तो हम चक्षुर इंद्रिय से देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं? तो ये यहाँ से क्या आती है? लाइट आती है ना, आई में इंटर करती है, इंटर करने के बाद हमारे रेटिना पर गिरती है। रेटिना में क्या है? नर्व से, कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व है। तो वो क्या करेगी? इस सिग्नल को वहां पर क्या जाएगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होगा, है ना। जैसे ही लाइट गिरेगी, है ना, जैसे ही लाइट गिरेगी आई में एंटर करेगी, रेटिना पर जाकर गिरेगी। तो जैसे ही लाइट वहां पर जाती है तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, तो या सिग्नल जनरेट होता है। ठीक है, फिर वो सिग्नल कहाँ पर जाता है? ब्रेन में जाता है, फिर मोटर नर्व से वापस यहाँ पर आता है आंख में, और फिर हम देख पाते हैं कि हाँ ये क्या है? ये पेंसिल है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यानी कि ये जो सिग्नल गया ब्रेन के पास गया, फिर ब्रेन से वापस आया, तब जाके हमने इसको इंटरप्रेट किया।
तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए वाद दोष रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा जो क्या हो, ज्ञान प्राप्ति का संचालन करने वाला हो और ज्ञान प्रदान करने वाला हो, यानी कि इंद्रियों के विषय का ग्रहण करने वाला हो। इंद्रिय जैसे कि चक्षुर इंद्रिय, इसका विषय क्या है? जो इसके सामने है। तो हमने इसको जाना, है ना, हमने इसको जाना, तो इसके लिए जो पूरी प्रोसेस थी, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? इसके लिए वाद दोष रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, यानी कि यह ज्ञान प्राप्ति का साधन है। ठीक है, इंद्रियों के विषय को ग्रहण करना, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए वाद दोष रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा। ठीक, अतः बात आज के विज्ञान के अनुसार देखे, देखिए वो चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम देखें तो वाद दोष को नर्व स्टिमुलस बोला गया है, जिसके बिना शरीर की सारी क्रियाएं संभव नहीं है। ठीक है, तो वात दोष की व्युत्पत्ति, है ना, किससे हुई है व्युत्पत्ति? मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आपको याद होना चाहिए। वात दोष की व्युत्पत्ति जो होती है किससे हुई है? वायु और आकाश महाभूत से हुई है। वायु और आकाश महाभूत दोनों मिलकर क्या करते हैं? वात दोष की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसके निरुक्ति की बात करते हैं, तो निरुक्ति में आपको श्लोक याद होना चाहिए। वा गति गंधनयो धातु में अगर आप क्या करते हैं? अक्त प्रत्यय लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? वात दोष बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जो क्या हो, जो निरंतर गतिशील करने वाला हो, जो ज्ञान प्राप्ति का साधन हो, जो उत्साह का कारण हो, जो सूचना का कारण हो, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम वात दोष करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वही चीज मैं इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ। वाह गति गंधनीय धातु से क्या हुआ है? वात दोष निष्पन्न हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें क्या करेंगे? अक्त प्रत्यय लगाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स विच इज कंसर्न विद द मूवमेंट, provides knowledge, conducts the acquisition of knowledge, is the cause of enthusiasm, information, etc. is known as Vata. According to modern, it is nerve impulse without which physical activities are not possible. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसे क्या बोला गया है? नव इंपल्स बोला गया है। ठीक है, नव स्टिमुलस बोला गया है। ठीक, चलिए अब वात के पर्याय यहाँ पर कई बताए गए, तो आपको ये पर्याय याद होना चाहिए। वात को हम वायु भी बोल देते हैं, समीर भी बोल देते हैं, पवन भी बोल देते हैं, मरुत, अनिल, सदागति और समीरण, ये सब वात के क्या है? सिनोनियम से, है ना, पर्याय है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं वात दोष की प्रधानता। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 शारीरिक दोष होते हैं एक तो क्या होता है? वात होता है, दूसरा क्या होता है? पित्त है, और तीसरा क्या है? आपका कफ है। ठीक है, तो इन तीनों दोषों में वात दोष होता है वो क्या होता है? प्रधान है। ठीक है, इन तीनों दोषों में वात दोष क्या है? वात दोष प्रधान है। तो इसे प्रधान क्यों बोला? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक ये बोलते हैं कि शरीर की जितनी भी एक्टिविटी होती है, शरीर की जितनी भी चेष्टाएं होती है, वो वात के द्वारा ही संभव है। यानी कि हमारी बॉडी में जितनी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जितनी मेंटल एक्टिविटीज हो रही है, जी हाँ, ये मन का भी प्रेरक होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितनी भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी हो रही है, वो सब किस कारण हो रही है? वो वात दोष के कारण ही हो रही है। ठीक है, और वात ही सभी प्राणियों का प्राण है, और वात को क्या बोला गया है? प्राणियों का प्राण बोला गया। वात को क्या बोला गया है? प्राणियों का प्राण बोला गया है। क्यों? क्योंकि शरीर की सारी एक्टिविटीज जो है वो किस पर डिपेंड है? वो वात पर डिपेंड है। ठीक है, यानी कि जैसे कि बात करते हैं, रस भी हमारी बॉडी में बह रहा है इधर उधर, है ना, रक्त भी हमारी बॉडी में इधर उधर बह रहा है, तो वो किसकी मदद से बह रहा है? वो वात दोष की मदद से क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि धातु तो क्या होती है? गतिशील नहीं होती है ना। साथ में कफ दोष जो होता है वो भी गतिशील नहीं होता है, मल जो होता है वो भी गतिशील नहीं होता है। ठीक है, तो वात दोष से क्या करता है? इन सब गति कराता है। ठीक है, वात दोष ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो वात दोष नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये बैलेंसिंग करना मुश्किल हो जाएगा बॉडी में, सारी चीजें होम्योस्टेसिस इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी नहीं रहेगी हमारी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मेंटेन करना, हमारी बॉडी में बैलेंस बनाए रखना, वो सब किसका काम है? वो वात दोष का ही काम है। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? इसे प्राण बोला गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी चेष्टाएं जो होती है, शरीर की सारी एक्टिविटीज जो होती है, वो कौन करवाता है? वात दोष ही करवाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं हम, है ना। आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश, इन तीनों अवस्थाओं का एकमात्र कारण जो है वो क्या है? वात है। ऐसा क्यों बोला, है ना। और इसी कारण, यानी कि देखो ये बोलता है
आचार्य सुश्रुत ये बोलते हैं कि सृष्टि की स्थिति है ना, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का विनाश, इन तीनों का जो कारण होता है वो क्या है, वात दोष है। सृष्टि की जगह आप यहाँ पर इसको सृष्टि का अभिप्राय, इसको आप शरीर से भी ले सकते हैं ना, इसको आप किसे ले सकते हैं, शरीर से भी ले सकते हैं। यानी कि शरीर की स्थिति, शरीर की उत्पत्ति और शरीर का विनाश होता है, इन तीनों अवस्थाओं का कारण क्या होता है, वात ही होता है। जैसे कि हमने वहां पे देखा था, चरक ने इसे प्राण बोला है, चरक ने इसे क्या बोला है, प्राण बोला है। यानी कि शरीर की उत्पत्ति और शरीर का जो विनाश होता है, उन सब का कारण क्या है, उन सब का कारण वात है। और इसीलिए वात को विश्वकर्मा भी बोला गया है। विश्वकर्मा क्यों बोला, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति और शरीर के विनाश का कारण है। इसे विश्व आत्मा भी बोला क्योंकि ये सबकी आत्मा है। इसको विश्व रूपा भी बोला, ये अनेक रूपों को धारण करता है, इसलिए इसे विश्व रूपा बोला। सृष्टा, ये क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, इसीलिए इसे क्या बोला, सृष्टा बोला। धाता, ये शरीर का धारण करने वाला होता है, इसीलिए इसे क्या बोला, धाता बोला, है ना। सामर्थ्यवान, सभी कार्यों में सामर्थ्यवान है, ठीक है, समर्थ है, इसीलिए इसे सामर्थ्यवान बोला। व्यापक और विभु बोला, यानी कि सर्व शरीर व्यापी है, ठीक है, इसीलिए इसे ये बोला। विष्णु है, जगत का क्या करता है, संचालन करता है, इसीलिए इसे क्या बोला, विष्णु भी बोला गया। ये क्या है, राजा है, ये शरीर को हरने वाला है, हरण करने वाला होता है, और मृत्यु का भी ये कारक होता है, और शरीर के अंत का भी यही क्या होता है, कारण होता है। यानी कि आप देख सकते हैं वात दोष जो है कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी बॉडी में, है ना। शरीर की स्थिति और शरीर की उत्पत्ति और शरीर का विनाश जो होता है, ये तीनों का कारण जो है वो क्या, वात दोष ही है, ठीक है। इसीलिए अगर मान लो वात दोष में जरा भी गड़बड़ी होगी तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और वात दोष, जैसे कि हमने बोला कि वात पित्त कफ, तीनों दोषों में सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो किस कारण होते हैं, वो वात दोष के कारण ही होते हैं। क्यों, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति और साथ में शरीर का विनाश का कारण भी क्या है, वो वात दोष ही। अगर मान लो आपको भले ही कफ दोष से कोई विकार हुआ हो, भले आपको पित्त से कोई विकार हुआ हो, यानी कि आपको पित्तज विकार हो या भले कफज विकार हो, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं वात भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस विकार के लिए, है ना। यानी कि उसके पीछे कहीं ना कहीं वात दोष का भी हाथ होगा। भले आपको पित्त का विकार है, भले आपको कफ का है, लेकिन उस विकार में कहीं ना कहीं इस वात का भी क्या होगा, रोल होगा। क्यों, क्योंकि वात ही तो क्या कर रहा है, उसे गति करवा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर यह बोला गया है कि उत्पत्ति और विनाश का कारण जो है वो क्या है, वात ही है। और यहाँ पर इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने कई सारे नाम लिए, जैसे विश्वात्मा बोला गया, विश्वकर्मा बोला गया है, धाता बोला गया, विश्व रूपा बोला गया, विष्णु विभु, ये सब आप क्या कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मतलब जो नया स्टूडेंट है, मतलब ये क्या धाता, हम मेडिकल पढ़ने आए हैं कि विश्वकर्मा, विश्व आत्मा, विभु, विष्णु, ये सब पढ़ने आए। तो देखिए आयुर्वेद में कुछ चीजें जो होती है आपको बिना कुछ दिमाग लगाए उस चीज को आपको वैसे ही ग्रहण करना होता है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, अब मैं आपको क्या इसमें समझाऊंगा, विश्वकर्मा, विश्व आत्मा, विश्व रूपा, सृष्टा, धाता, ये सब क्यों बोला है। नया स्टूडेंट जो होता है सोचता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने आए थे मेडिकल की, आत्मा वगैरह सब पढ़ने आए थे। तो आयुर्वेद में ऐसा ही है, धीरे 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 आपको हैबिट हो जाएगी इन सारी चीजों को ग्रहण करने की, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है उनको सारी चीजें आ रही होगी, ठीक है। और देखो इसीलिए बात दोष को यहाँ पर क्या बोला गया, प्रधान बोला है। क्यों, क्योंकि शरीर की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश का कारण है वात दोष, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, प्रधान बोला गया है। अब आगे आप देखिए यहाँ पर सारंगर ये बोलते हैं, सारंगर ये मैंने जैसे कि आपको लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था, है ना, कि पित्त हो गया, है ना, पित्त हो गया, कफ हो गया, है ना, पित्त हो गया, कफ हो गया, मल ले लो आप यहाँ पर, है ना, मल ले लो, धातु ले लो, है ना, धातु ले लो, साथ में आप अग्नि को ले लो। तो ये सब कैसे हैं, ये सब पंगु है ना। ये आचार्य सारंगर ये बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये सब पंगु है। पंगु मतलब क्या है, ये इनएक्टिव है। पंगु का मतलब ये सब क्या है, दिस ऑल आर इनएक्टिव, यानी कि ये अपने खुद से अपना कर्म नहीं कर सकते। यानी कि पित्त के जो भी कर्म है ना, तो वो अपने खुद से अपने कर्म को इनिशिएट कर ही नहीं सकता है, कब भी नहीं कर सकता है, मल भी नहीं कर सकता है, अग्नि वगैरह ये कुछ अपने खुद से काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि वात दोष इन सभी को क्या कर दे, स्टिमुलेट ना कर दे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि पित्त, कफ, मल एवं धातु सब किसी है, पंगु है। यह स्वयं अपने सब कर्म अकेले करने में असमर्थ है, अर्थात वात के बिना ये सब अकेले अपना कर्म नहीं कर सकते, यानी कि वात के बिना ये अपना कर्म कर ही नहीं सकते। वात दोष ही इन्हें क्या करता है, अपने कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है, यानी कि जब तक वात दोष इनको स्टिमुलेट नहीं कर देगा तब तक ये
कर्म ही नहीं कर सकते, ये सब कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर पित्त को अपना कर्म करना है, सबसे पहले बात उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, इसको इनिशिएट करेगा कि अपने कर्म को करे, ठीक है। यानी कि ये सब चीजें जो होती है वो वात के बिना आप अपने कर्म को इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। वात दोषी इनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक। चलिए आप देख सकते हैं आप देखिए यहाँ पर वात दोष की प्रधानता है ना, वात दोष की प्रधानता की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार, हाँ तो उसी उदाहरण को यहाँ पर मतलब उसी चीज को यहाँ पर उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार से जो मेघ होते हैं है ना, जिस प्रकार से मेघ अर्थात बादलों का, बादल जो होते हैं वायु, बादलों को वायु उड़ा ले जाती है और वहीं जाकर मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि जिस प्रकार से बरसात से भरे हुए जो पानी, मतलब पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, बादल घने घने रहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तेज हवा चलती है तो उस घने बादल को उड़ाकर कहीं और ले जाती है, ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पर, जिस प्रकार वायु जो होती है बादलों को उड़ाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाती है और वो बादल जो होते हैं वहीं पर फिर बरसते हैं, जब मतलब जहां पर वायु उड़ाकर ले जा रही है वहीं बरसते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये बोला गया है कि बाकी के जो पीत, कफ, मल, अग्नि ये सब होती है तो ये अपने से काम नहीं कर सकती है जब तक वात जो होगा इनको स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार मेघ अर्थात बादलों को वायु जहां उड़ा ले जाती है वहीं पर ये क्या करते हैं, बादल जो होते हैं वर्षा करते हैं। उसी प्रकार पित्त, कफ, मल एवं धातु को वात जिस कार्य के लिए प्रेरित करती है ये उसी प्रकार का अपना कार्य करते हैं। तो वात जो होता है जिस कार्य के लिए इन सबको क्या करते हैं, प्रेरित करती है या इन सबको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, तो ये भी क्या करते हैं, वही कार्य करते हैं, है ना, अपने से कार्य नहीं करते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं तो देखो ये वही सारी चीजें यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है ना। तो आप यहाँ पर नोट्स बना लेना, जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है तो वो हिंदी में नोट्स बनाएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है वो इंग्लिश में नोट्स बनाएगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर वात दोष के गुण, है ना। अब ये श्लोक जो है इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है ना। प्रधान से तो क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, लेकिन वात दोष के गुण बताइए, व्युत्पत्ति, निरुक्ति और गुण, है ना। तो चरक के अनुसार देख सकते हैं हम चरक ने क्या गुण बताए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। हाँ चलो वात दोष के गुण, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए चरक ने क्या बोला चरक ने क्या बोला, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीत गुणेर द्रव्यर मारुतः संप्रसाम्यति। यहाँ पर ये बोला कि वात दोष होता है, कैसा होता है, नंबर 1 वात दोष कैसा होता है, वात दोष जो होता है वो रुक्ष होता है, रुक्ष यानी कि रफ, है ना, रफ होता है, ठीक है। कैसा होता है, रफ होता है, ठीक। शीत, शीत यानी कि कैसा होता है, कोल्ड होता है ना, ठंडा होता है, ठीक है। लघु, लाइट यानी कि कैसा होता है, ये हल्का होता है, वात दोष कैसा होता है, हल्का होता है। सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म यानी कि सप्तर, सप्तर यानी कि मिनट होता है, छोटा होता है, ठीक है। कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। और फिर चल, चल यानी कि कैसा होता है, ये मोबाइल होता है ना, ये गति करने वाला होता है, ये कैसा होता है, गति करने वाला होता है ठीक है। विशद, विशद यानी कि नॉन स्लिमी होता है, कैसा होता है, ये नॉन स्लिमी होता है, ठीक है, नॉन स्लिमी होता है। और खर, खर यानी कि खुरदुरा होता है, कैसा होता है, ये खुरदुरा होता है, ठीक है। तो वात दोष के ये सब गुण बताए गए, है ना। वात दोष जो होता है कैसा होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, विशद और खर होता है। रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अर्थ विशद खर, यानी कि वात दोष जो होता है रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, विशद और खर, यह सब क्या है, वात दोष के गुण है ना। तो ये सारे गुण आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर अगली लाइन क्या बोला, अगली लाइन यहाँ पर बोला विपरीत, विपरीत गुणेर द्रव्येर मारुतः संप्रसाम्यति। तो यहाँ पर ये बोला कि ये जितने भी गुण बताए गए हैं, है ना, ये जितने भी गुण बताए गए हैं, इन गुणों के विपरीत द्रव्यों को देने से, है ना, इन गुणों के, है ना, इन गुणों के विपरीत द्रव्य और कर्म करने से, है ना, विपरीत द्रव्य और कर्म करने से, और क्या करने से, कर्म करने से हम क्या कर सकते हैं, वात दोष को शांत कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको वातज विकार हो गया, वात के प्रकोप से आपको मान लो किसी प्रकार का कोई रोग हो गया, तो वात को शांत करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो गुण दिखाई दे रहे हैं रुक्ष, लघु, शीत, गति यानी कि मोबाइल, है ना,
चल, विशद, खर, ये जो गुण दिखाई दे रहे हैं, तो इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य और इनसे विपरीत कर्म करेंगे, यानी कि ऐसे कर्म करेंगे जो इन सारे गुणों क्या करेगा, कम करेगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वात का शमन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको वात के गुण पता होना चाहिए। अगर मान लो किसी को वातज विकार है, आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको वातज विकार है, यानी कि वात प्रकोपित होने से उसको किसी प्रकार का रोग हुआ है, तो आपको फिर क्या करना है, आपको पता है वात के गुण क्या है। वात जो होता है रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, विशद होता है और खर होता है। तो इन सारे गुणों के विपरीत गुणों वाले द्रव्यों को उसको देने को बोलना है। ठीक है, और साथ में ऐसे कर्म करना है जो इन सारे गुणों को क्या कर देगा, इन सारे गुणों को कम करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पर बोला गया है, तो ये सब क्या तो इसके गुण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चिकित्सा में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं चरक के अनुसार। तो देखिए आप यहाँ पर वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि रुक्ष यानी कैसा होता है, रूखा होता है ना। आगे क्या बोला यहाँ पर, शीत ठंडा होता है, लघु हल्का होता है, सूक्ष्म छोटा होता है, चल विशद है ना, खर ये सब क्या होते हैं, वात के गुण है। और इसके विपरीत गुण वाले द्रव्यों या कर्मों से वात दोष क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है, वात दोष का शमन हो जाता है। ठीक, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। आगे देखिए एक और डेफिनेशन दी चरक ने, क्या बोला यहाँ पर, गुण के रिगार्डिंग एक और श्लोक यहाँ पर बताया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रोक्ष्यम शैत्यम लाघवम वैशध्यम गतिर्मूर्तत्वम नव स्थित्वम च इति वायोर आत्म रूपाणी। यहाँ पर क्या बोला, वात दोष जो होता है कैसा है, वात दोष जो है वो कैसा है, रुक्ष है। वात दोष कैसा है, शीत यानी कि ठंडा है, कोल्ड। ठीक है, वात दोष कैसा है, वात दोष लघु है। वात दोष कैसा है, वैशद है ना, विशद है ना, वैशद्य यानी कि विशद। ठीक है, गति करने वाला है। ठीक है, अमूर्त है। आगे यहाँ पर क्या बोला, अमूर्त यानी कि इसका कोई शेप नहीं है। ठीक है, शेपलेस है, ये कहता है शेपलेसनेस। ठीक है, इसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, और इनस्टेबल है। च इति वायोर आत्मरूपाणी, ये सब क्या है, वात दोष के रूप है या वात दोष के गुण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, रुक्षता, शीतता, लघुता, विशदता, गति, अमूर्तत्व है ना, अनवस्थित्व, ये सब वायु के क्या स्वरूप कहे गए या वात दोष के क्या कहे गए, गुण कहे गए। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो ये श्लोक नहीं याद होगा तब भी चल जाएगा, तो वात दोष के लिए आप ये वाला श्लोक याद कर लेना है ना, वात दोष के लिए आप ये वाला याद कर लेना, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद क्षर विपरीत गुणेर द्रव्यर मारुत सम प्रशाम्यति, ये वाला जो श्लोक है गुण का, ये वाला आप याद कर लेना। ठीक है, नीचे वाला नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये रोक्षम वाला ये नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आचार्य चरक ने वात दोष को क्या बोला, योग वाही बोला है। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये अन्य दोषों के संपर्क में आकर उनके गुण और धर्म क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। जैसे कि बात करते हैं पित्त के संपर्क में आने से है ना, दाह कर्म करता है, यानी कि उसकी उष्मा को धारण करके दाह उत्पन्न करता है, बर्निंग सेंसेशन करता है। और कफ के है ना, कफ के संयुक्त होकर शीत को उत्पन्न करता है, यानी कि कफ दोष के संपर्क में आने से क्या करता है, शीत को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे आचार्य चरक ने क्या बोला कि वात दोष जो होता है कैसा होता है, योगवाही होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार यहाँ पर क्या बोला, सुश्रुत ने अव्यक्तो व्यक्त कर्माच रुक्षः शीतो लघु खर तिर्यगो द्विगुणश्च एव रजो बहुल एव च। यहाँ पर क्या बोला कि वात दोष जो होता है कैसा होता है, अव्यक्त होते हुए इसके कर्म से हम इसे जान सकते हैं। अव्यक्त यानी कि अव्यक्त का मतलब ये हो जाएगा कि वात का हम स्पर्श तो नहीं कर सकते है ना, वात का हम स्पर्श तो नहीं कर सकते है ना, वात का हम स्पर्श तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी है ना, इसके व्यक्त कर्मों से हम इसे जान सकते हैं है ना, इसके कर्मों से हम इसे जान सकते हैं। मतलब वात दोष होते के साथ अव्यक्त होता है, लेकिन फिर भी इसके कर्मों से हम इसे क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और यह वात दोष जो होता है कैसा होता है, रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है ना, तिर्यक होता है, मतलब तिर्यक गमन करने वाला होता है, द्विगुणश्च है ना, द्विगुणश्च यानी कि इसमें दो गुण होते हैं। एक तो जैसे कि हमने बोला था कि वात दोष की व्युत्पत्ति जो होती है किससे होती है, आकाश से होती है ना, आकाश और किससे होती है, आकाश और वायु से होती है ना, आकाश और
वायु से होती है। तो आकाश, आकाश जो इसका गुण क्या है, आकाश का गुण क्या है, शब्द, है ना, और इसका गुण क्या है, स्पर्श। अब चूंकि वाद उसकी उत्पत्ति इन दोनों महाभूतों से हुई है, तो इसमें आकाश के भी गुण होंगे, उसमें वायु के भी होंगे, है ना। तो आकाश का क्या है, शब्द, स्पर्श। इसी प्रकार से, इसीलिए इसे क्या बोला, द्विगुणस्य बोला, ठीक है। और ये कैसा होता है, रजगुण प्रधान, है ना। और ये कैसा होता है, त्रिगुणों में इसमें कौन सा गुण प्रधान होता है, तो रजगुण प्रधान होता है वाद दोष में, है ना। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है, ठीक है। एक तो इसमें द्विगुण होते हैं, है नहीं, यानी कि एक तो शब्द गुण होता है, एक स्पर्श गुण होता है, और इसमें रज गुण प्रधान होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं वाग्भट के अनुसार, तत्र रुक्षो लघु शीतकर सूक्ष्म जल अनिल, है ना, सूक्ष्म जल अनिल। तो ये जो है ये अष्टांग हृदय में डेफिनेशन है ना, या वाग्भट के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई है कि वाद दोष कैसा है, रुक्ष है, वाद दोष लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, चल है, और ये अनिल, अनिल का मतलब क्या था, वाद, ठीक है। तो ये सब क्या है, वाद दोष के गुण है, रुक्ष है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, और चल है, ठीक है। तो ये 6 गुण बताए गए किसने, वाग्भट ने, ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखिए यहाँ पर कुछ मैं नोट लेकर आया हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाद के भौतिक गुण क्या है, तो हम बार बार देख के आ रहे हैं, वाद दोष कैसा है, वाद दोष रुक्ष है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है, और कैसा है, खर है। अगर इसके रासायनिक गुण की बात करें, है ना, अगर इसके रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं, तो योगवाही होता है ना, यानी कि दूसरे गुणों, दूसरे दोषों के संपर्क में आने से उनके गुण और धर्मों को धारण कर लेता है, शीघ्र कार्य करने वाला होता है, और अचिंत्य शक्ति, ठीक है। और मानसिक गुण की बात करें तो रज गुण प्रधान होता है, और इसे दारुण भी बोला गया है, ठीक है। इसे क्या बोला गया है, दारुण भी बोला गया है। तो ये नोट है, अब सिंपल यहाँ पर इसको ज्यादा सोचो मत, जो यहाँ पर लिखा गया है सब याद कर लो, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं अब वाद दोष के स्थान, यानी कि वाद दोष आपको बॉडी में कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक आपको याद कर लेना है। तो क्या बोला, वस्तिह वस्त्य पुरुषाधानाम कटिह शक्तिनी पादव अस्थिनी च वाद स्थानानि, यानी कि वाद दोष जो होता है आपको आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, वस्ती, वस्ती यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाएगा, है ना। पुरुषाधानाम, पुरुषाधानाम यानी कि ये आपको कहाँ पर पाया जाएगा, रेक्टम में पाया जाएगा, है ना, रेक्टम में पाया जाएगा। कटी, कटी यानी कि आपको वेस्ट में पाया जाएगा, ठीक है। सक्थिनी, है ना, सक्थिनी यानी कि आपको थाई रीजन में पाया जाएगा, है ना, थाई रीजन में वाद दोष पाया जाता है। फिर पाद, पाद यानी कि आपको लेग्स में पाया जाएगा, है ना, पैरों में पाया जाता है। और अस्थि, और अस्थि में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, वाद दोष के स्थान है। वस्ति पुरुषाधानम कटिह शक्तिनी पादव अस्थिनी च वात स्थानानि, यानी कि ये सारे वस्ती हो गया, पुरुषाधानम हो गया, कटी हो गया, शक्तिनी, पाद, अस्थि, ये सब क्या होते हैं, वात के स्थान है। यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, वेस्ट, थाई, लेग्स और बोन्स, ये सब क्या है, वात के स्थान है। उनमें भी अगर हम देखें, तत्र अपि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम, लेकिन इन सब में भी अगर हम देखें तो जो पक्वाशय होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, वो क्या होता है, इसका विशेष स्थान है, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, वेस्ट, थाई, लेग्स, बोन्स, कोलोन आर द साइट ऑफ बाथ। इसमें देखें तो कोलोन जो है ये क्या है, पक्वाशय जो है वो क्या है, इसका विशेष स्थान है। क्वेश्चन में पूछता है वाद दोष का विशेष स्थान है एमसीक्यू में, तो आपको क्या मानना है, पक्वाशय, ठीक है। और वाद दोष के स्थान से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए श्लोक के साथ, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं तत्र समासीन वातः श्रोणी गुद संश्रय, यानी कि वाद दोष जो होता है पूरे शरीर में विद्यमान होते हुए आपको पेल्विक रीजन में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, ये पेल्विस में पाया जाएगा, श्रोणी, श्रोणी यानी कि पेल्विस, है ना। और गुद, गुद यानी कि आपको कहाँ पर पाया जाता है, ये एनस में पाया जाएगा, ठीक है। एनस बोल दो या रेक्टम बोल दो, ठीक है। तो वहां पर आपको पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाद जो होता है वो शरीर में सभी स्थानों में आपको पाया जाएगा, लेकिन फिर भी श्रोणी यानी कि पेल्विस में और रेक्टम यानी कि गुदा में ये इसके क्या है, विशेष स्थान है ना। सुश्रुत के अनुसार देखें तो वाद दोष का विशेष स्थान क्या है, श्रोणी और गुदा, है ना। आचार्य चरक के अनुसार देखें तो वाद दोष का विशेष स्थान क्या जाएगा, पक्वाशय, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं वाग्भट के अनुसार। वाग्भट क्या बोलते हैं, ते व्यापिनो अपि हन्नाभ्योर मध्योर्ध मध्योर्ध
मध्योर ऊर्ध्व संश्रया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर ये बोला कि ये जो वात दोष होता है पूरे शरीर में होते हुए, यानी कि सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी वात दोष जो होता है ये नाभि के नीचे, पित्त दोष जो होता है नाभि और हृदय के बीच में, और कफ जो होता है वो हृदय के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, क्या बोले यहाँ पे, ते व्यापिनो अपि हन्नाभ्योर मध्यो ऊर्ध्व संश्रया, यानी कि ये वात पित्त कफ यानी कि तीनों दोष है पूरे शरीर में, यानी कि पूरे सर्व शरीर व्यापी होते हुए भी पूरे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी भागवत के अनुसार वात दोष जो होता है वो नाभि के नीचे, इसका विशेष स्थान बताया है, नाभि और हृदय के बीच में पित्त का और हृदय से ऊपर कफ का बताया है। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर दिस थ्री दोष, कौन से थ्री दोष, वात पित्त कफ, स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी, दे आर फाउंड प्रीडोमिनेटली इन द फॉलोइंग प्लेसेस। कहाँ पर, वात की बात करते हैं बिलो द नेवल यानी कि नाभि के नीचे, पित्त की बात करते हैं नाभि तथा हृदय के बीच में, कफ की बात करते हैं हृदय के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और कश्यप के अनुसार देखें तो ये नाभि के नीचे पाया जाता है, अस्थि में पाया जाता है और मज्जा में, यानी कि कश्यप ने यहाँ पर वात दोष का एक और अलग से स्थान बताया जो कि मज्जा या बोन मेरो है। ठीक है, बाकी तो अधोनाभि या अस्थि कहीं ना कहीं ऊपर आचार्यों ने बात करी है, लेकिन यहाँ पर मज्जा जो है ये अलग से काश्यप ने बताया। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं वात दोष के कर्म की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, यह श्लोक है, कर्म का श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, यह श्लोक आपको याद कर लेना है। यहाँ पर क्या बोला, देख सकते हैं यहाँ पर, उत्साह उच्छ्वास, है ना, उत्साह उच्छ्वास, उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समः, समो मोक्षो गतिमताम वायोः कर्म अविकारजम, यानी कि वात दोष जो होता है इसका पहला काम क्या है, उत्साह, यानी कि हमारे बॉडी में जितना भी एंथुसियाज्म होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। दूसरा काम क्या बोले यहाँ पर, उच्छ्वास और निःश्वास, यानी उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, एक्सहेलेशन, है ना, उच्छ्वास का मतलब क्या होता है, एक्सहेलेशन, है ना, और निःश्वास का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन, निःश्वास का मतलब इनहेलेशन, है ना, यानी कि श्वसन क्रिया में भी वात दोष जो होता है क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्या बोले यहाँ पर, चेष्टा धातु गति क्षमा, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी क्या होती है धातुएं होती है, इनका भी सम्यक प्रकार से क्या करवाता है, गति करवाता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, है ना, वात दोष जो होता है धातुओं का सम्यक प्रकार से क्या करवाता है, गति करवाता है, क्या करवाता है, गति करवाता है। आगे यहाँ पर क्या बोला, समो मोक्षो गतिमताम, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी मल बन रहे हैं तो उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका होता है, वात दोष का होता है। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं, एक तो क्या जाएगा उत्साह, दूसरा उच्छ्वास निःश्वास यानी कि श्वसन क्रिया, फिर धातु गति क्षमा यानी कि धातु का सम्यक प्रकार से गति करवाना, और जितने भी मल बन रहे हैं हमारी बॉडी में उनको बॉडी से बाहर एक्सपेल करवाना, ये सब क्या है, प्राकृत वात के कर्म है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर उत्साह, है ना, उच्छ्वास और निःश्वास यानी कि श्वसन क्रिया, चेष्टा, हमारी बॉडी की जितनी भी चेष्टा, एक चेष्टा भी आप देख सकते हैं कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टाएं होती है ना, और धातु यानी कि रस रक्त आदि जो भी धातु होती है इनका समय प्रकार से गति करवाना, मल आदि का समय प्रकार से शरीर से मोक्षण कराना यानी कि निष्कासन कराना, यानी कि एक्सपल्सन करवाना, बॉडी से बाहर निकलवाना, ये सब किसका काम होता है, अविकृत वात के कर्म है। ठीक, अब हम बात करते हैं तो वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब सुश्रुत के अनुसार देखते हैं, तो सुश्रुत ने क्या बोला, दोष धात्व अग्नि क्षमताम, यानी कि दोष धातु अग्नि इनको क्या करना, बॉडी में बैलेंस रखना, सम बनाए रखना। ठीक है, समता बनाए रखना। आगे यहाँ पर सम प्राप्ति विषयसु च क्रियाणाम अनुलोम्यम च करोत्य कुपितः अनिल, है ना, यहाँ पर क्या बोला, वात दोष जो होता है, दोष धातु अग्नि इनकी समता बनाए रखता है, इंद्रियों का विषयों से संबंध स्थापित रखना, यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था शुरुआत में ही, है ना, कि इंद्रियों का अपने विषयों से यानी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना, ये भी इसका काम होता है ना, और शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं की उचित अनुलोम प्रवृत्ति करना, यानी कि हमारी बॉडी की जितने भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी जो होती है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वात दोष होता है। तो ये सब सुश्रुत ने इसका कर्म बताया। ठीक है, तो ये जो सुश्रुत के अनुसार आपको नहीं याद हो श्लोक जब भी चल जाएगा, लेकिन चरक के अनुसार आपको याद होना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये वाला आप याद कर लेना, उत्साह उच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातु गति क्षमा क्षमो मोक्षो गति मताम वायो कर्म अविकारजम, ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। कौन सा,
ये वाला, ठीक है। चलिए एक बार फिर आपको बताता हूँ। एक तो अगर कर्म में याद करना है, टिक कर लीजिए, कर्म में याद करना है, ये वाला श्लोक याद करना है आपको, है ना। स्थान की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, अगर आपको स्थान का श्लोक याद करना है तो स्थान में आप कौन सा श्लोक याद करोगे, स्थान में आप ये वाला श्लोक याद करना है ना। हाँ, ये वाला, वस्त्य पुरुषदानाम कटिय शक्तिनी पदवस्थनी च वात स्थानानि तत्र अपि अपक्वासयो विशेषण वात स्थानम, ठीक है। ये आपको याद करना है स्थान में। और गुण की बात करते हैं, है ना, गुण की अगर हम बात करते हैं तो गुण में आपको ये वाला याद कर लेना, कौन सा, ये वाला, है ना। गुण की अगर हम बात करते हैं, गुण में रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशद खरः विपरीत गुणेर द्रव्यर मारुतः सम प्रशाम्यति, ये वाला आपको याद कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये 3 श्लोक आपको यहाँ पर याद करना है, गुण के, दोष के और स्थान के, ठीक। चलिए, तो इस तरह से आज हमारा ये जो लेक्चर था वो बात दोष से रिलेटेड था, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात दोष के भेद को देख लेंगे, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस जो भी है, छोटा मोटा टॉपिक उसको देख लेंगे। इस तरह से हमारा बात दोष टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।